So, hello friends, welcome to Pharmacist and Drugs, and I am Abhimanyu, and I have decided to make a series of video about with Abby. So we're gonna discuss on some important topics or some of the new things what is going on in this pharmaceutical field. So today we have a very special guest, and we will be discussing about PharmD. So, like, what is PharmD? So we have a very special guest to discuss about this one, uh, and he is Dr. Ashish Kumar Saha. He has done PharmD, doctorate in pharmacy, and he is a clinical pharmacologist in one of the super specialty hospital, and he is also ambassador Accreditation Council for Medical Affairs USA. So friends, first of all, let's hear from him only. So actually, ये जो PharmD course है, this PharmD course has been introduced in 2008 in India, basically by Pharmacy Council of India. और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशंस भी हुआ था, मतलब इवन MCI के तरफ से, PCI के तरफ से, इवन AICT के तरफ से, कि ये किस तरह से इसका कोर्स स्ट्रक्चर होगा और ये क्यों होगा बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो है ये इस कोर्स का क्या दरकार है, अगर मतलब डॉक्टर्स फ्रैटर्निटी के तरफ से, और इधर से जो है, इधर से फार्मेसी की तरफ से है कि ये कोर्स जो है इसलिए दरकार है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्योंकि फॉरेन में ज़्यादातर मेनली ये जो यूएस में ये 6 इयर्स का प्रोग्राम है, और यहाँ पर भी इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तो एक तरह से ये बात हुआ कि ये क्लिनिकल फार्मेसी का जो बैकग्राउंड है उसको अपलिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा इंडिया में। तो डायरेक्ट जो है हम डॉक्टर साहा से ही सुन लेते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड ही हैज़ डन पोस्ट बैचलर फार्मडी जस्ट आफ्टर बी फार्म, तो वो भी हम जानेंगे इनसे कि क्या है एग्जैक्टली। तो डॉक्टर आशीष, आप ही बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि ये फार्मडी है क्या एग्जैक्टली, और लोगों को ये मतलब स्टूडेंट्स को कैसे समझना होगा कि ये क्यों ज्वाइन किया जाए रेदर देन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए। और मैं खुश जान के खुश हूँ कि लाइक आप इतना जानना चाहते हो फैमिली के बारे में, और इतने व्यूअर्स भी आपके पास है जो जानना चाहते हैं फैमिली के बारे में। तो खैर ये कोर्स जो है ये यूएस में करीबन 1950s में चालू हुआ था, ठीक है। अच्छा, और हमारे कंट्री में आते आते 2008 हो गया। तो 2008 में हमारे कंट्री में पहली बार ये कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब लाइक 6 इयर्स का पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में। ओके, 2008 में। ओके ओके। तो कुछ कॉलेजेस जैसा कि जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मणिपाल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने ये कोर्स को एडप्ट किया, और उन यूनिवर्सिटीज में 2008 से ही ये कोर्स चालू हो गया। तो फिर बात आई कि ये लाइक मतलब फार्मडी पोस्ट बैकलॉरेट, क्योंकि मतलब कि तब का क्या था कि बहुत लोग इंटरेस्टेड थे मतलब बीफार्म के बाद जो फार्मडी करना चाहते थे। तो खैर मतलब बीफार्म के बाद फिर से 6 साल करना इट वाज डिफिकल्ट। तो ये मतलब फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा किया कि लाइक मतलब वो पोस्ट बैकलॉरेट प्रोग्राम चालू किया फार्मडी। जो बीफार्म करके जो कैंडिडेट आते हैं वो फार्मडी में 4th ईयर में एंट्री लेते हैं एज अ लैटरल एंट्री, वो लोग 4th ईयर में लेते हैं। फिर 4th ईयर फार्मडी, 5th ईयर फार्मडी एंड इंटर्नशिप वो लोग करते हैं। सो इसका रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस? कोई इसका स्पेशल एंट्रेंस होता है फार्मडी का, क्या है एग्जैक्टली? हाँ, तो मैं एक करके आंसर दे रहा हूँ। तो पहला है कि रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बीफार्म, डीफार्म या एमफार्म ये जो कोर्सेस है ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से है। तो पहले जब डिप्लोमा चालू हुआ था तब मतलब डिस्पेंसरीज के लिए या फिर थोड़ा बहुत मतलब डिस्पेंसिंग वगैरह के लिए डिप्लोमास को यूज किया जाता था। फिर बीफार्म आया जब इंडस्ट्री चालू होने लगी। फिर एमफार्म आया जब मतलब R&D मतलब ये चीज हमारे इंडिया में चालू होने लगे। तो खैर ये जो बीफार्म, डीफार्म या फिर एमफार्म है ये आपका इंडस्ट्री रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग ज्यादा इंडस्ट्री का काम सीखते हैं, और हम लोग क्लिनिकल खैर ज्यादातर हम लोग नहीं सीखते हैं। हम लोग कभी पेशेंट से एक्सपोज नहीं होते हैं जब हम लोग बीफार्म, एमफार्म या डीफार्म करते हैं। खैर डीफार्म जो लोग करते हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी में थोड़ा बहुत पेशेंट से डील करते भी है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा कि फार्मडी या फिर क्लिनिकल काम वो लोग कुछ नहीं करते। तो अब अभी है कि जो ये फार्मडी कोर्स एक्चुअली यूएस में कैसा पैटर्न है कि जितने प्रिस्क्रिप्शन होता है मतलब यूएस में, अब मैं थोड़ा यूएस में मतलब बता देता हूँ क्योंकि ये कोर्स पहला स्टार्ट हुआ था यूएस से ही। तो यूएस से ही इस कोर्स का इन्वेंशन, तो इसलिए मैं यूएस का थोड़ा बता देता हूँ। तो यूएस में खैर 3 डिग्री होता है वहाँ पे, डॉक्टर ऑफ फार्मडी,
आपको तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। और यूएस में बी फार्म जैसा कोई कोर्स है नहीं। एक ओके। कोर्स है जो है बीएस फार्मेसी, एमएस फार्मेसी। वो लोग लाइसेंस नहीं है, दे कैन नॉट बी अ फार्मासिस्ट, they can work as a pharmacy technician, like probably mostly they can work in industries, they cannot practice as a pharmacist. सिर्फ फार्मडीज लोग होते हैं जो कि यूएस में लाइसेंस होल्ड कर सकते। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है जो बी फार्म या एम फार्म में, जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि ये इसमें ज्यादातर इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें सिखाया जाता है और क्लिनिकल काम नहीं सिखाया जाता। तो ये कोर्स का क्यों रिक्वायरमेंट है? आपके यूएस में कैसा पैटर्न फॉलो होता है कि डॉक्टर आता है, डायग्नोसिस करता है, ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। अभी फार्मडी जब आता है उस प्रिस्क्रिप्शन को मतलब विटनेस करते हैं कि इस पेशेंट को कितना जरूरत है उस ड्रग्स का, कितना डोज में एग्जैक्टली जरूरत है, मतलब पेशेंट का जो पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री है, पास्ट मतलब मेडिकल हिस्ट्री है, ड्रग एलर्जीज है, फूड एलर्जीज है, कुछ एडीआर है, या फिर सपोज मतलब कोई पेशेंट अगर लीवर फेलियर पेशेंट हो या फिर किडनी फेलियर पेशेंट हो, तो ये सब पेशेंट में डोजिंग बहुत डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल डोज इस पेशेंट को नहीं दे सकते, जो कि हम लोग मतलब अलग मतलब पेशेंट को देते हैं। तो ये सब जो चीज है ये डॉक्टर के लिए करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर मतलब एक डॉक्टर मतलब उनके लिए दिन में बहुत पेशेंट रश रहता है, तो उनके लिए डोजिंग सिलेक्ट करना या फिर एक मतलब उतना पेशेंट हिस्ट्री कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो मैं यहाँ एक्चुअली पूछना चाहूंगा कि लाइक प्रीवियसली इवन नर्सिंग भी था, बैचलर ऑफ नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, तो वो भी मोरलेस इस तरह का ही काम करते थे। लेकिन आपके बातों से पता चल रहा है कि इसमें जो है आप ज्यादातर डोज के बारे में जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउ इट डिफरेंशिएट्स विद नर्सिंग, मतलब बैचलर ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, हाँ ओके। So Bachelor of Nursing जो है, nursing मतलब is differently a separate entity. Nursing has nothing to do with clinical pharmacy, neither with clinical pharmacy. आपके clinical pharmacy हो, nursing हो, medicine हो, ये मतलब कि हर एक मतलब कि एक different entity है। कोई किसी को ओवरक्रॉस नहीं करता है, सबका एक डेफिनेट रोल है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। नर्सिंग का काम है पेशेंट को रिसीव करना, जो डोज उनके पास डिस्पेंस होके आता है उस डोज को एडमिनिस्टर करना, वो डोज को देने मतलब पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद तो मतलब पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करना या फिर जो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स और आपका पेशेंट केयर। तो वो लोग ये डिसाइड नहीं करते हैं कि मेरे पेशेंट को कितना डोज देना है, कि क्या ड्रग देना है, कौन सा ड्रग मेरे पेशेंट के लिए, मेरे पेशेंट कंडीशन के लिए बेटर होगा, ये फार्मली डिसाइड करते हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है और उसको क्या दवाई दिया जा सकता है, फर्दर वो दवाई को कैसे देना है और वो दवाई क्यों देना है, कुछ ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं देना है, ये फार्मली डिसाइड करता है। सो मतलब एक क्लियर मतलब ये नहीं बन पा रहा है, मतलब क्योंकि इंडियन सिनेरियो में बहुत सारे लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि फिर ये डॉक्टर के साथ मतलब इसका बहुत ज्यादा ये है, मतलब ओवरलैप हो जा रहा है इसका जो नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं था। मतलब इंडिया में अगर मैं ये कहूँ तो मतलब कि मतलब जो हम लोग मतलब कि फार्मेसी का जो डिवीजन है वो मतलब आपके इंडस्ट्री में बंद के रह गए, ये कभी ज्यादातर हेल्थ केयर में कभी आया ही नहीं था। तो फार्मेसी का जो रोल है वो हेल्थ केयर में कभी दिखता ही नहीं था, ठीक है। ज्यादातर वो लोग आपके मतलब फार्मेसी स्टोर में केयर में डायरेक्टली इनका कभी रोल था ही नहीं। तो ये फार्मडी को स्पेशली डिजाइन किया गया है कि ये लोग दे आर एफिशिएंट टू डील द पेशेंट। इवन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में फार्मडी कैन इंडिविजुअली और like फार्मडी कैन इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन और कैन डील विद पेशेंट्स। आपके यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है, बहुत सारे आपके वेस्टर्न कंट्रीज में फार्मडी खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी तो इंडिया में वो प्रिस्क्रिप्शन राइट फुल्ली नहीं आया है। तो ये जो अभी फिलहाल में 2015 में जो ये आया था, ये फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट 2015, उसका क्या है रिलेशन इसके साथ, कुछ है क्या? एक्चुअली हाँ कनेक्शन तो है, क्योंकि एक्चुअली फार्मेसी प्रैक्टिस बोल के इंडिया में कुछ टर्म नहीं था पहले। अच्छा। फार्मेसी जो है, जैसे
हाँ पहले क्या था, मतलब ये फार्मेसी वो इंडस्ट्री में बन के रह गए थे, वो कभी ओके प्रैक्टिस चीज कभी था नहीं इंडिया में। हाँ तो जैसे कि 2014 में पहला फार्मडी का बैच निकला था, हम्म फर्स्ट फार्मडी रेगुलर बैच ग्रेजुएट 2014। हम्म तो अभी इन लोग मतलब इन लोगों का सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मतलब रहना, और फिर मतलब इंडिया में हॉस्पिटल्स को इनके बारे में जानना समझना, या फिर इनके लिए खुद का कुछ मतलब काम काम डिफाइंड होना, ये बहुत जरूरी था। तो ओके फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में आपको ये कहा जाता है कि कितने तरह के फार्मासिस्ट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और हम्म हर एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है इंडिया में। हाँ तो ये मतलब तो एक तरह से, वैसा, ये हाँ मतलब अब धीरे धीरे देखा जा रहा है तो एक तरह से सेटअप आ रहा है मतलब, क्योंकि लास्ट हाँ लास्ट ईयर या 2 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया में, वो लोग इंट्रोड्यूस किए थे कि जेनरिक मेडिसिन शुड बी रिटन अलोंग विद दिस ब्रांडेड ड्रग। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब फार्मासिस्ट का एक एग्जैक्ट क्लिनिकल में रोल आ रहा है, और इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है गवर्नमेंट। तो इसके इसमें मतलब ये पीसीआई का क्या रोल है, मतलब ये कुछ स्ट्रिंजेंट बना रहा है या नहीं बना रहा है इसको अभी तक, मतलब ये जो पीसीआई प्रिस्क्रिप्शन अपने के लिए। तरीके से काम काम कर रहे हैं, और हाँ पीसीआई मतलब ऑलरेडी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिफाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ऑलरेडी नोटिफाई किया है कि फार्मडी ग्रेजुएट्स इंडिया में काफी मात्रा में अवेलेबल है। और वो आपको जो नया जो बिल आ रहा है, आपको पता होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन जो बिल आ रहा है, जी हाँ जी हाँ जी उनमें हाँ। फार्मडी को इंक्लूड करने का प्रपोजल ऑलरेडी पीसीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ ओ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अगर पास हुआ तो फिर प्रिस्क्रिप्शन और राइट्स भी मिल सकता है ये फार्मडी को। जी जी जी। हाँ, एक सप्लीमेंट्री प्रिस्क्रिप्शन राइट्स मिल सकता है। ओ, हम्म, तो ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि ये मतलब एग्जैक्टली कैसे ये कोर्स चूज किया है, मतलब कि बी फार्म किया जाए, एम फार्म, बी फार्म के बाद एम फार्म किया जाए, या फिर डायरेक्ट फार्म डी कर लिया जाए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि ये 6 ईयर का डायरेक्ट कोर्स कर लें, या बी फार्म के बाद पोस्ट बैकलेट कर ले, या फिर बी फार्म एम फार्म करे, मतलब एग्जैक्टली। तो आपका क्या मतलब राय है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो क्लास हाँ 12 जस्ट पास किया, उसके लिए कैसे वो डिसाइड करे whether B farm should be done or directly farm D should be done, or like B farm then farm D should be done, like आपका क्या राय है exactly? ओके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बी फार्म एम फार्म और फार्म डी ये दोनों पूरा क्रॉस है, मतलब कि दोनों डिफरेंट, पूरा ही चीज डिफरेंट है। बी फार्म एम फार्म और फार्म डी के साथ कोई कनेक्शन खैर तो नहीं है। नहीं है तो दोनों क्या पूरा क्या डिफरेंट कोर्सेज रोल है, उनका आप लोग जॉब क्या, रोल अलग होता है, आप लोग का, एजुकेशन अलग होता है। तो कंपेयर टू बी फार्म एम फार्म आप लोगों को क्या पढ़ाया था एग्जैक्टली, क्या कोर्सेज पढ़े हैं आप लोग, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एक्स्ट्रा मतलब। हम लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। हम लोग का मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी बहुत इन डेप्थ रहता है। हम लोग मतलब कि ज्यादातर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ते, हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा पढ़ते हैं। ओके क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री रहता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स रहता है, कम्युनिटी फार्मेसी रहता है, फिर फार्माको आपका क्लिनिकल काइनेटिक्स रहता है, क्लिनिकल रिसर्च रहता है, फार्माको इकोनॉमिक्स रहता है, फिर मतलब फार्माको एपिडेमियोलॉजी रहता है। बहुत कुछ रहता है जो एक नॉर्मल बी फार्म या एम फार्म लोग नहीं पढ़ते हैं, और उनको नहीं सिखाया जाता। तो फिर ये एमबीबीएस से कैसा डिफरेंस है, मतलब ये जो सब्जेक्ट वाइज अगर उनसे क्या, एमबीबीएस, तो ऐसा कौन सा हाँ सब्जेक्ट। एमबीबीएस, हम्म हाँ हाँ, तो एमबीबीएस में दो चीजें ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, जो हमें अब जो मतलब कि फैमिली में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। एक चीज है जो सर्जरी है, हम्म आपका सर्जिकल जो प्रोसीड्योर्स है वो एमबीबीएस में इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, जो हम मतलब कि फैमिली में उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है। हम्म और कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल्स या डायग्नोस्टिक चीजेस है, मतलब डायग्नोस्टिक कुछ मतलब कि मेथड्स है जो एक एमबीबीएस में ज्यादा पढ़ा जाता है और फार्मडी में कम पढ़ा जाता है। एमबीबीएस में आपका डायग्नोसिस और सर्जरी में ज्यादा फोकस होता है, और फार्मडी में फार्माकोथेरेपी और मेडिकेशन थेरेपी में ज्यादा फोकस होता है। ओके ओके, तो सर्जरी इज द की वन, लाइक जो एमबीबीएस में ज्यादा पढ़ाया जाता है, और पैथोफिजियोलॉजी इज द हाँ की वन जो कि फार्मडी को पढ़ाया जाता है ज्यादा, अगर मैं डिमार्केट कर पा रहा हूँ तो बी फार्म से ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा है फार्माकोथेरेपी फार्माकोथेरेपी फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी और एमबीबीएस को सर्जरी पढ़ाया रहा है, तो ये एग्जैक्ट क्लियर डिफरेंस बन रहा है बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब ये पॉइंट आपने बताया है, मतलब ये बहुत ज्यादा यूजफुल है लोगों को डिसाइड करने में, कि अगर किसी को बहुत ज्यादा क्लिनिकली करना है और अगर उसको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो फार्म डी उनको चूज करना चाहिए, और अगर उनको मैं तो इंडस्ट्री। ये जी जी हम्म, बोलिए।
हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग फार्मडी करना चाहता है, हम्म, खैर क्योंकि बी फार्म में जो ट्रेनिंग मिलता है वो इंडस्ट्री बेस्ड मिलता है। मेरा तो ये मानना है कि एक बंदा अगर फार्मडी डायरेक्टली करता है उसको ज्यादा सीखने में हेल्प होता है, क्योंकि फार्मडी में सेकेंड ईयर से ही हॉस्पिटल में एक्सपोजर हो जाते हैं। आप हम्म, सेकेंड ईयर से ही हॉस्पिटल में जाते हो, राउंड में जाते हो, पेशेंट डील करते हो, पेशेंट के साथ बात करते हो, आप डिफरेंट टेक्निक सीखते हो, जो कि सेकेंड ईयर से चालू हो जाता है। अगर वो बंदा बी फार्म के बाद ज्वाइन करता है तो उसका 2 साल ऐसे ही लॉस होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। तो ओके। अगर कोई फार्मडी में डायरेक्ट घुसता है, क्योंकि आज से करीबन 3-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले उतना अवेयरनेस नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इंडिया में लगभग 230 कॉलेजेस है जो फार्मडी रन 230। करती है। ओ, तो एक ये सबसे टॉप में कौन सा है ये कॉलेजेस में, अगर फार्मडी का कुछ रैंकिंग है कुछ ऐसा? हाँ, रैंकिंग वाइज तो आपके एनआईआरएफ का जो रैंकिंग है वो आपको तो मिलता ही है, आप देख सकते हो। और हाँ। जैसे कि जेएसएस यूनिवर्सिटी का नाम मैं इसलिए लूंगा कि जेएसएस यूनिवर्सिटी पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया में एक अकेला यूनिवर्सिटी है जिसके पास एसीपी का सर्टिफिकेशन है। अच्छा, अमेरिकन काउंसिल ठीक है। जो आपने बताया था। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो तो वहां सिर्फ पर जेएसएस के पास ही एसीपी ओके ओके का ओके। एग्रीगेशन है। तो वहीं पर है ना वो डॉक्टर बी सुरेश का, ये वो वहीं पर है ना डॉक्टर बी सुरेश, जो हाँ, पीसीआई के हेड। डॉक्टर बी सुरेश इज एग्जैक्टली इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई। जी 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 जी। हम्म। तो ये जो कोर्स है, ये जो फार्मडी का जो बात हो रहा है एग्जैक्टली मतलब ये इसका क्या क्या स्कोप है, मतलब अगर पढ़ने के बाद, रादर देन मतलब आपका एग्जैक्टली आप जनरली क्या करते हैं आप अपने मतलब लाइफ में? आप एज ए जब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, और उसके अलावा भी और क्या क्या काम मिल सकता है एक फार्मडी करने के बाद, ओके। और क्या क्या पैकेजेस हो तो सकता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। जी। खैर देखिए, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। मैं काम करता हूँ एज ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, और मैं हम्म, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का हेड हूँ मेरे हम्म, डिपार्टमेंट में। तो हम लोग का काम रहता है प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस करना, और फिर आपको थेरेपी एनालिसिस करना, फिर ओके। मतलब कि डोजेस करेक्शन करना, फिर आपका ड्रग इंटरेक्शन चेक करना होता है, एडीआर मॉनिटरिंग करना, रिपोर्ट करना, फार्माको विजिलेंस होता है। हम्म, फिर आपका मतलब कि पेशेंट काउंसलिंग रहता है, पेशेंट ड्रग काउंसलिंग, डिजीज काउंसलिंग, पेशेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल काउंसलिंग, ठीक है, हम्म, और वगैरह वगैरह। वी हैव लॉट सेट ऑफ वर्क। ओके। फिर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, उसमें पार्टिसिपेट करना, तो उसमें आप क्या सिखाते हैं? और स्टीवर्डशिप नार्कोटिक ऑडिट्स। हाँ, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। हम्म, हाँ, मतलब कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप को मैं जस्ट शॉर्ट में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चीज है, मैं जस्ट शॉर्ट में हाँ कह देता जी हूँ। जी। क्योंकि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में क्या होता है कि एक पेशेंट को प्रॉपर एंटीबायोटिक मिल रहा है कि नहीं, बेस्ड ऑन द पेशेंट कल्चर, पेशेंट को कौन सा माइक्रोब्स इन्फेक्शन है, और उसको मतलब स्पेसिफिक टू वो माइक्रोब्स उनको एंटीबायोटिक मिल रहा है कि नहीं, और उनको जो एंटीबायोटिक मिल रहा है वो पेशेंट को सेंसिटिविटी उसमें है कि नहीं। ये जो पूरा चीज होता है, ये होता है आपका एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। तो ओके। इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट या मतलब कि आप मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट का ये इनका बहुत बड़ा भूमिका इसमें होता है। आप आपका मतलब डोज डिसाइड करना, ड्रग टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करना, और हम्म। मॉनिटरिंग करना, बहुत कुछ काम इनका रहता है। तो और इसमें आपके इस तो मतलब अभी अगर एनएपीएच, हाँ अभी अगर हम्म, मतलब एनएपीएच और जीसीआई जो हॉस्पिटल्स, एग्रीगेटेड हॉस्पिटल्स है, वहाँ हम्म, पे तो फार्मडी मैंडेटरी है, मतलब उनको फार्माकोलॉजी क्लिनिकल फार्मासिस्ट रखना है फॉर द पेशेंट सेफ्टी एंड मेडिकेशन सेफ्टी। ओके ओके। तो ये जो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मतलब पूछ रहे बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछा तो वो उनका कहना है, पूछना है कि फार्मडी के बाद क्या एकेडमिक में जा सकते हैं, मतलब क्या वो एकेडमिक हाँ, में तो फार्म वाले कॉलेज में जा हाँ, सकते हैं, सिर्फ फार्मडी वाले में जा सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ है क्या, ऐसा प्रॉब्लम या? देखिए पीसीआई का जो है मिनिमम टीचर्स रिक्वायरमेंट बोल के एक नोटिफिकेशन पीसीआई की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, वहाँ खैर फार्मडी एक फार्मडी मतलब फार्मडी को पढ़ा सकता है, और फार्मडी बी फार्म में फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ा सकता है। ओके ओके। तो एम फार्म का जरूरी नहीं, एम फार्म फार्माकोलॉजी अलग एक से तो नहीं होता है, करना, अलग से नहीं करना होगा नहीं नहीं एम नहीं नहीं, फार्म? उनको एम फॉर्म फार्माकोलॉजी अलग है, फार्मडी अलग है। तो मतलब कि बहुत कोई ये कंफ्यूज होता है कि मतलब एम फॉर्म फार्माकोलॉजी तो मतलब फार्माकोलॉजी बन सकते हैं ऐसे कुछ। एम तो ओके। मतलब फार्माकोलॉजी में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नहीं सिखाया जाता है।
ओके ओके। नहीं मैं ये ये चीज इस क्लियर करना बहुत मैं जरूरी है हाँ कि एम ये को। हाँ मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं फार्मडी करके एकेडमिक में आ सकता हूँ क्या वापस, मतलब तो इसका मतलब फार्मडी जो किया है एकेडमिक में आ सकता है फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज आइदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स दे कैन टीच, है कि नहीं, बी फार्म वाले को, और वो फार्मडी को पढ़ाएगा ही नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल आ सकते हो, फार्मडी करके आप बिल्कुल एकेडमिक्स पढ़ सकते ओके ओके। और इस हो। वो बी फार्म के लिए, वो बी फार्म, हाँ हाँ बी फार्म में अच्छा अच्छा फार्मडी अच्छा। को तो पढ़ाएगा ही जो है। ओके ओके। वो समय नर्सिंग कॉलेज में। आपका वीडियो हाँ बोलिए शायद ये बोलिए हो गया, पॉज हो गया लगता है आपका वीडियो। एक्सक्यूज मी। बोलिए, अभी ठीक। हाँ हाँ अब ठीक आ रहा है। तो ये और इसके हाँ अलावा और क्या क्या है, मतलब और क्या क्या स्कोप है, आपने फार्माकोविजिलेंस का भी नाम लिया है, तो और भी क्या क्या है स्कोप्स? ओके। तो फार्मडी के बाद बहुत सारे स्कोप्स है, सिर्फ फार्मडी ही एंड नहीं है। आप इसके बाद और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि फेलोशिप्स है। हम्म। फार्मडी में आप जनरलाइज फार्माकोथेरेपी सीखते हो, ओके। आप इसमें स्पेशलाइज नहीं करते। तो हम्म। फार्मडी के बाद स्पेशलाइज में सुपर स्पेशलिटी होता है, ठीक है। तो अच्छा। आप यूएस कंट्रीज में या फिर गल्फ में हो, वहाँ पे हर एक स्पेशलिटी में स्पेशलाइजेशन होता है। हम्म। रेसिडेंट आपको मतलब कार्डियोलॉजी हो गया, हाँ उसको रेसिडेंसी मतलब कि PGY1 PGY2 बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी ईयर 1, पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी ईयर 2। ओके तो ओके। उसमें उनको स्पेशलिटी सिखाया जाता है, लाइक हाउ टू बिकम अ कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट, सब वगैरह वगैरह जो है। और हमारे इंडिया में फिलहाल फार्मडी के बाद जो फेलोशिप्स प्रोग्राम्स है वो दो ही स्पेशलिटी में चालू हुआ है, एक है आपका ऑन्कोलॉजी और एक है आपका नेफ्रोलॉजी। अच्छा तो ये कहाँ पे होता है, ये तो एक कहाँ जो पे होता है ये? स्पेशलिटी, हाँ, तो ऑन्कोलॉजी आपका फिलहाल होता है जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च में होता है, मैसूर, अच्छा जो कि अच्छा, आपका पहले मैसूर में। उसको जेएसएस यूनिवर्सिटी में जाना जाता था। हाँ, तो आपका जेएसएस यूनिवर्सिटी में होता है। ईसीजी लाइक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे होता है। और हम्म। आपका टाटा हॉस्पिटल जो आपको मुंबई में है, वहाँ पे होता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब एक वाइड स्कोप है, और इसके अलावा और क्या नौकरी में, और क्या हाँ, क्या तो नौकरी? ये हो गया, अगर आप पेशेंट केयर या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो हम्म। आप मतलब स्पेशलाइजेशन कर लिए, सुपर स्पेशलिटी कर लिए, फिर आप मतलब स्पेशलाइज्ड बन गए, तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका या फिर हॉस्पिटल में आपका ऐसा रोल है। अभी रहा हेल्थ केयर इंडस्ट्री को छोड़ के, हम्म। आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में एज अ मेडिकल एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हो। ओके। ज- जैसे कि मैं एक्मा या फिर मतलब कि एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर मेडिकल अफेयर्स यूएसए का मैं इंडियन एम्बेसडर हूँ। तो मैं ये कह दूं कि आपका ये मतलब ये जो एक्मा है, ये बोर्ड सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करती है हम्म। आपको फार्मडी एमडी या फिर पीएचडी को। तो आप फार्मडी करने के बाद बीसीएमएस बोल के एक बोर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, बोर्ड सर्टिफाइड मेडिकल अफेयर स्पेशलिस्ट, जो फार्मडी हम्म। करने के बाद आप कर सकते हो इसको। और हम्म। ये करने के बाद यू कैन ज्वाइन एनी फार्मा इंडस्ट्री एज मेडिकल एडवाइजर। आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हो पीसीएमएस करने के बाद। ओके। और ओके। मतलब कि अभी तो हो गया आपका मतलब हॉस्पिटल का साइड हो गया, मेडिकल एडवाइजर हो गया फार्मा इंडस्ट्री में। फिर आप मतलब कि आपको मैं जैसे मैं पहले मैं बोल दिया हूँ कि आप कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो एज ए एकेडमिशियन और रिसर्चर। हम्म। आप फिर फार्माको मतलब फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, आईपीसी मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। फार्माको विजिलेंस ऑफिसर या फिर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बोल के पोस्ट वैकेंसी निकलता है उन लोगों का, जहाँ पे फार्मडीज आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दैट। तो ओके। फार्माको विजिलेंस में भी आप काम कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के साथ। और आप इसके बाद और भी कुछ कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि आपका एमबीए है, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप एमपीएच कर सकते हो, एमपीएच करके आप पब्लिक हेल्थ में काम कर सकते हो। हम्म। आप मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स में जा सकते हो। मतलब कि मैं इतना कुछ है जो आप कर सकते हो काम भी करने ओ के तो बाद। ओके, सो मतलब बहुत वाइड इसका स्कोप दिख रहा है इसका, मतलब ये फार्मडी का। अ, तो तो आपका मतलब ये नए एस्पिरेंट्स लोगों के लिए क्या क्या मतलब सजेशंस रहेगा, जो लोग नए, तो हम ताकि हाँ इस टॉक को तो वाइंड अप करें, बहुत ज्यादा टाइम भी हो जा रहा है वैसे। जी। हाँ, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो फार्मडी रियली करना चाहते हैं, तो हम्म। मेरा यही सजेशन रहेगा कि कृपया आप नीट क्वालिफाई करें, क्योंकि खैर अभी तक तो फार्मडी करने के लिए नीट क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अगर नीट क्वालिफाई करते हो,
तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। तो अगर आप फार्मडी ज्वाइन कर रहे हो तो आप नीट क्वालिफाई करो, और फार्मडी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप पूरा मोटिवेशन के साथ इसको ज्वाइन करो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि फार्मडी करने के बाद आपको $1 मिलियन का पैकेज मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो पैकेज के बारे में लेकिन बताया आप, नहीं आपने। हाँ, क्या एग्जैक्टली मतलब अगर एक हाँ फ्रेशर्स के लिए तो क्या मिलता है? पैकेज, फ्रेशर्स के लिए नहीं क्या होता है? पैकेज, देखिए इंडिया में किसी भी जॉब के लिए कोई पैकेज तो सेट किया हुआ नहीं है। ये हाँ डिपेंड करता है आप, अब आप कौन सा सेक्टर में काम कर रहे हो, और हाँ। आप में कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना कॉन्फिडेंस हो, कितना स्किल्ड हो, तो अच्छा इसके ऊपर पैकेज मतलब डिपेंड करता है। खैर अभी अगर 30,000 तो बेसिक स्टार्ट हो ही जाता है, बहुत अगर कम मिला तो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो thank you, Dr. Assis. So that was our whole talk about this PharmD program. I hope my viewers like this all this session. So friends, if you like our talk, please, if you like this session, please please share with your friends and stay tuned with our video. And मिलते हैं आपको साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।